सो हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल रेसवा सेमेस्टर क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो कि सिविल इंजीनियरिंग का फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट होने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल का सिलेबस। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल LTP3, यानी कि ये आपका सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स हैव टू बी सुपरवाइज कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सिविल वर्क्स इन्वॉल्विंग यूज ऑफ वेरियस मटेरियल लाइक स्टोन, ब्रिक्स एक्सेट्रा। ये तो लिखा हुआ है, पर मैं आपको अब समझाने जा रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल सब्जेक्ट जो है वो डील किस किस चीज़ों से करता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, वो डील करने वाला है कि आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाने वाले हो, जैसे बिल्डिंग बनाने वाले हैं, ब्रिज बनाने वाले हैं, रोड बनाने वाले हैं, तो उनमें किस किस प्रकार का मटेरियल यूज होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर हमें कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं और अगर हमें पता ही ना हो कि उसमें क्या क्या मटेरियल लगने वाला है, उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली है, तो हम उसको फिर हम कैसे कहें कि सिविल इंजीनियर। तो without knowing any type of material, we are not able to say that we are a good civil engineer. So let's discuss about the syllabus. हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है बिल्डिंग स्टोन्स। हमारा फर्स्ट चैप्टर है हो जाएगा आपका बिल्डिंग स्टोन्स, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि बिल्डिंग स्टोन्स कहाँ कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, कहाँ कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। तो बिल्डिंग स्टोन एक नॉर्मल सी स्टोन है जो कि आप लोगों ने अपने आसपास कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखा ही होगा कि बिल्डिंग स्टोन क्या होता है। तो बिल्डिंग स्टोन जो है कि इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स और माउंटेन्स। जो हमारा स्टोन्स होने वाला है वो रॉक से या माउंटेन से प्राप्त होने वाला एक मटेरियल है। तो बिल्डिंग स्टोन्स का यूज कहाँ कहाँ हम करते हैं, तो बिल्डिंग स्टोन्स का हम यूज वहां करते हैं जहां, जैसे कि आपको कोई भी कंक्रीट बनाना हो, कोई भी स्लैब ढालनी हो, तो हम लोग इस स्टोन का यूज करते हैं। तो इसके बाइफर्केशन भी हैं, जैसे बिल्डिंग स्टोन के बाइफर्केशन भी आगे हम लोग देखते हैं। पहला हो जाएगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, कि रॉक्स कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हमारे रॉक्स होते हैं, रॉक्स की भी क्लासिफिकेशन इसमें कर दी गई है, और रॉक्स को किस किस बेसिस पे बांटा गया है ये हम देखते हैं। तो रॉक्स को देखिए, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इग्नियस, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इस वन बाय वन एक एक करके हर एक टॉपिक को गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे अब यहाँ पर जैसे देखिए, अब यहाँ पे हो गया आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यहाँ पे हो गया आपका केमिकल क्लासिफिकेशन, यहाँ पे हो गया आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये मेथड्स हैं, ये एक वे है, एक मीडियम है रॉक को फॉर्म करने के लिए। मतलब ये हमारे रॉक कैसे कैसे बनते हैं, अब ऐसे इजीली तो हमें अवेलेबल तो है नहीं, कोई ना कोई प्रोसेस करके ही हम लोग रॉक्स को फाइंड करते हैं। तो आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें और क्या क्या पढ़ना है। हमारा अनदर टॉपिक हो जाता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टोन। मतलब कि अब हर हर प्रकार के स्टोन्स तो हम लोग यूज नहीं कर लेंगे ना। अब जो हमें रॉक, हमें अगर हाईवे इंजीनियरिंग में, सॉरी, हाईवे में यूज करना हो, अगर हमें हाईवे बनाना हो, तो वहां पे हमें बड़े बड़े पत्थर लगेंगे, वहां पे बोल्डर यूज होगा, वहां पे कॉबल यूज होगा। पर अगर हमें अपने घर की छत डालनी हो, तो क्या हम लोग बोल्डर कॉबल ले आएंगे? वो तो अपने उसके डेड लोड की वजह से ही आपका बिल्डिंग ढह जाएगी। तो उसकी स्पेसिफिकेशन को जानने के लिए हमें ये चैप्टर को ध्यान से पढ़ना होगा। जैसे देखिए, जो हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टोन है, मार्बल, कोटा स्टोन, ये एक टाइप ऑफ रॉक है। ये कोटा नाम से ही दिखा रहा है, कोटा यानी कहाँ, कोटा राजस्थान में होता है। तो ये स्टोन राजस्थान में पाई जाती है। कुछ कुछ स्टोन्स, कुछ कुछ फ्रेंड्स स्टोन ऐसी हैं जो कि इजीली हर जगह अवेलेबल नहीं है, उसको कहीं ना कहीं से ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाया जाता है, क्योंकि हमें हर जगह उस स्टोन का अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है। आगे देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। अब हमें जाहिर सी बात है, अगर हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, जाहिर सी बात है कि हम लोग ये चाहेंगे कि हमारा स्टोन जो हो वो क्या हो, एक गुड हो, उसकी स्पेसिफिकेशन हमें पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन बिल्डिंग स्टोन। ठीक है, अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन बिल्डिंग स्टोन क्या है, मतलब आइडेंटिफिकेशन मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी स्टोन, जैसे अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि अगर हमें स्टोन अगर हाईवे में यूज़ करना हो तो वो उसकी स्टोन अलग होगी, अगर हमें छत की स्लैब ढालनी हो तो उसकी स्टोन अलग होगी। आगे देखते हैं
वेरियस यूजेस ऑफ स्टोन्स इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे वेरियस यूजेस ऑफ स्टोन्स, मतलब स्टोन्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज किया जाता है। और आगे देखते हैं क्वेरिंग ऑफ स्टोन बाय ब्लास्टिंग एंड इट्स इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट, मतलब कि हम जैसे ये देखिए, जैसे ये मान लेते हैं रॉक है, सॉरी एक माउंटेन है, तो माउंटेन से ही स्टोन टूट टूट कर ये ऐसे किसी न किसी की फिजिकल वेदरिंग, जैसे अभी हमने पढ़ा फिजिकल केमिकल और जनरल कैरेक्टरिस्टिक। अब फिजिकल केमिकल और जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉरी इनकी वजह से रॉक हमारा फॉर्म होता है और ये रॉक हम अपने यूज में लेते हैं। तो अब हर जगह जरूरी थोड़ी नहीं कि हमें जितने क्वांटिटी में हमें रिक्वायर्ड है स्टोन, जितने हमें जरूरत है वो नेचुरली अवेलेबल हो। हमें उसको आर्टिफिशियली मैन मेड या हमें खुद से मेहनत करके इस रॉक को तोड़ना होगा। जैसे दशरथ मान जी ने तोड़ा था एक रॉक, एक माउंटेन को तोड़ करके एक रोड ही बना दिया था पूरा। तो और यहां हम देखते हैं अभी कि नेक्स्ट पेज, ब्रिक्स हमारा अनदर टॉपिक होने वाला है, ब्रिक्स एंड टाइल्स। अब स्टूडेंट्स बिना ब्रिक्स के तो स्ट्रक्चर को बनाना नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि आपने शुरू से देखा प्रिमिटिव टाइम से लेकर के मॉडर्न टाइम तक ब्रिक्स अभी भी यूज में लाए जा रहे हैं। हालांकि इनके अल्टरनेटिव्स हैं, आ गए हैं मार्केट में, इनके अल्टरनेटिव्स हैं, पर इनको कंप्लीटली रूप से रिप्लेस नहीं कर पाया गया है। तो ब्रिक्स एंड टाइल्स, जो हमारा ब्रिक्स होता है, ब्रिक्स को हम बोलते हैं सब यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रिक्स क्या है? सब यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है, एक स्मॉल पार्ट है किसी भी स्ट्रक्चर का। अब जैसे देखिए यहां पे आप ब्रिक्स को देख रहे हैं, ये जो हमारा ब्रिक्स है, इस ब्रिक्स के भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। अगर हम ब्रिक्स को, अगर हम आप ये सोचे कि ये बिल्कुल थ्योरी सब्जेक्ट है, तो आप ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं कि आगे आगे अगर आपको किसी भी फील्ड में जाना है, अगर आप अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं, लेट्स से कि आपने डिप्लोमा अपना कंप्लीट कर लिया, और अगर आप किसी भी प्राइवेट डिपार्टमेंट में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी जाते हैं, तो ये सब्जेक्ट अगर आप मान लेते हैं कि आपको फाइनली तो 35 सब्जेक्ट हैं, पर आपको एग्जाम में या कहीं फर्दर आपको सिर्फ और सिर्फ 14 से 15 सब्जेक्ट ही आगे आपको लेके जाते हैं। 14 से 15 सब्जेक्ट मानते हैं, 14 से 15 सब्जेक्ट है, पर उसमें आपका जो बीएमसी यानी कि आपका कंस्ट्रक्शन मटीरियल, जो आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल सब्जेक्ट होने वाला है, ये आपका किसी भी एग्जाम में, लेट्स से कि हम मानते हैं कि किसी एग्जाम में 100 मार्क्स का कोई भी पेपर होने वाला है, पूरी सिविल इंजीनियरिंग की 14 से 15 सब्जेक्ट की पूरी 100 नंबर की आपकी पूछी जाएगी, उसमें से 22 से लेकर के 30 नंबर का, 22 से लेकर के 30 नंबर तक का आपको ये सब्जेक्ट पूछा जाएगा। और आपको, अगर आप सोच रहे हैं कि थ्योरी है, और अगर हम वन बाय वन थोड़ा थोड़ा तो लोग पढ़ते नहीं, लास्ट मंथ में बच्चे जो सोचते हैं कि थ्योरी पढ़ के निकाल देंगे, पर उसमें नंबर बहुत बच्चों के बहुत कम आते हैं। इसको हमें जैसे जैसे रेसवा सेमेस्टर पे आपकी क्लासेस चल रही हैं, वैसे वैसे आपको पढ़ना है, नोट्स बनाना है, और उसी से आपको आगे बढ़ना है, उसी नोट्स के थ्रू, और उसी के थ्रू आपको अपने एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो और यहाँ पे आपने देखा कि 22 से लेकर के 30 मार्क्स का इसमें पूछा जा रहा है। तो क्या आपको लगता है 22 से 30 मार्क्स एक हाईली वेटेड सब्जेक्ट है ये होने वाले? अगर आप इन फ्यूचर आप देखते हैं किसी भी एग्जाम को, आप खुद ही इस चीज पे कहें, आप इस चीज को कहेंगे हाँ ये सर ने सही बताया था कि ये 22 से 30 नंबर का हाँ आज भी पूछा जा रहा है, चाहे ये 3 साल बाद हो चाहे 5 साल बाद हो। आगे देखते हैं, सॉरी ब्रिक्स के बारे में देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स, आपने अपने घर में ही देख लिया होगा कि ब्रिक्स है तो मतलब ये इजी है और नॉर्मली इसको पढ़ के हम काम चला देंगे, पर ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्रिक्स के बारे में आपको एक एक पॉइंट जानना पड़ेगा। जैसे देखते हैं, जैसे देखिए जैसे मानते हैं कि ये ब्रिक है आपका, ठीक है। तो इस ब्रिक के बारे में आपको हर एक इसकी साइज, इसकी वॉल्यूम, इसका एरिया, आपको हर एक चीज पता होना चाहिए, बिल्कुल जो वहां पर रटा हुआ होना चाहिए कि इसकी साइज, वॉल्यूम, एरिया है क्या। अब जैसे आपने देखा होगा कि ब्रिक के ऊपर यहां पर एक इनंडेशन बना होता है, इसको बोलते हैं फ्रॉग, जिसमें आपने देखा होगा कंपनी का नाम लिखा रहता है। जैसे कंपनी का नाम आपने देखा होगा, पायल लिखा होगा, और अदर कंपनी के नाम लिखे होंगे, जैसे साई लिखा होगा,
तो ये इसका भी यूज है, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है इसको देने का, ये सिर्फ नाम लिखने के लिए नहीं है। ये आप अगर इस ब्रिक के ऊपर एक और ब्रिक जब देते हैं, जैसे इस ब्रिक के ऊपर आपने एक और ब्रिक रख दिया, ठीक है, इस ब्रिक के ऊपर एक और ब्रिक रख दिया जब आपने, तो इसके नीचे भी जो इसकी ब्रिक की एक प्लेन सरफेस है ऊपर वाली ब्रिक की, तो वो और नीचे वाली ये इनंडेशन सरफेस ये वाली, तो इसमें मोटार जाके भर के, जो मसाला बोलते हैं हिंदी में, वो मसाला जाके कवर हो जाता है। तो आपको प्रॉपर इसको स्टडी करना होगा। आगे देखते हैं कि ब्रिक को बनाते कैसे हैं। तो ब्रिक को बनाने के भी एक अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, क्राइटेरिया है। आप ये ना सोचिएगा कि नॉर्मल ब्रिक कहीं से मिट्टी उठाया, जलाया, भट्टे में पकाया और आपका वो बन गया। उस भट्टे की भी स्पेसिफिकेशन है। आपको मतलब पूरी साइंटिफिक तौर पर, इंजीनियरिंग तौर पर आपको इस सब्जेक्ट को प्रॉपरली स्टडी करना है। ये नहीं कि नॉर्मली बस पढ़ते गए हो गया, ऐसे नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स फॉर ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक मेकिंग अर्थ। मतलब कि हमें जो आपको ब्रिक बना रहे हैं, तो उस ब्रिक को बनाने के लिए क्ले चाहिए, सिलिका चाहिए, ये सब आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। ब्रिक को बनाने के लिए भी कई सारे तरीके हैं। आप इसको इसको आप हैंड मोल्डिंग भी करते हैं, जैसे आपने हैंड द्वारा भी बनाते हैं, मशीन द्वारा भी बनाते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्ले। अब जो क्ले है उसको नॉर्मली नहीं कि बस लाया, पानी मिलाया, काम कर दिया, नहीं, इसको भी प्रिपेयर करने के लिए एक प्रॉपर मेथड, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया दी गई है। आगे देखते हैं मोल्डिंग ऑफ मोल्डिंग ऑफ ब्रिक, ठीक है। अब ये मोल्डिंग क्या है फ्रेंड्स? जो आपका मोल्डिंग होता है, मोल्डिंग ही एक प्रोसेस है आपको ब्रिक बनाने का, जो कि ब्रिक को एक प्रॉपर शेप देता है, एक प्रॉपर साइज देता है। मोल्डिंग आप हैंड से भी कर सकते हैं, मोल्डिंग आप मशीन से भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें इसकी भी क्राइटेरिया, हैंड मोल्डिंग की भी एक अलग स्पेसिफिकेशन है, मशीन मोल्डिंग की भी एक अलग स्पेसिफिकेशन है। जैसे यहाँ पे जो हैंड मोल्डिंग होने वाला है, हैंड मोल्डिंग को भी दो तरीके से यूज करते हैं। जैसे हैंड मोल्डिंग आपका, जो आपका हैंड मोल्डिंग होने वाला है, ये हैंड मोल्डिंग आपका, जैसे यहां देखिए टेबल मोल्डिंग लिखा हुआ है, और यहां पे एक हो गया टेबल मोल्डिंग, दूसरा होता है आपका ग्राउंड मोल्डिंग, ठीक है। तो इस ये क्राइटेरिया आपको टोटली फॉलो करना होगा, और इसको आपको प्रॉपरली इसको अपने नोट्स में नोट डाउन करना होगा जब आपकी क्लासेस चलेंगी। और आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्रिक एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 1077। तो फ्रेंड्स, आप अभी तक इस वर्ड से अनजान होंगे कि ये क्या होता है, BIS। यही आपका वो एक, ये आपका जो BIS है, इसको इसका फुल फॉर्म होता है, सॉरी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। आप जब भी किसी भी स्ट्रक्चर को बनाते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एक क्राइटेरिया होता है, एक प्रॉपर स्पेसिफिकेशन होता है, एक हेड होता है, एक हेड डिपार्टमेंट है, जो कि जिसको हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बोलते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ही है जो कि हमें एक किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए क्राइटेरिया देता है, स्पेसिफिकेशन देता है। और वो ये ताकि ये, और ये हमें देता ही क्यों है, इसको एक जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने इसे हेड बनाया हुआ है ताकि हमारी कोई भी स्ट्रक्चर बने। जैसे आपने देखा होगा बिहार में एक लगातार कंटिन्यूसली साइमल्टेनियसली ब्रिज गिरते जा रहे हैं, तो क्या है, उसमें कोई ना कोई कमी रही होगी। ऐसा नहीं है कि हमारे मटेरियल में कमी रही होगी, हमारे मटेरियल में कमी नहीं रही, हमारे इंजीनियर्स में कमी रही, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स में कमी रही, उन्होंने उस प्रॉपर स्पेसिफिकेशन का मटेरियल ही नहीं यूज किया। तो उस प्रॉपर स्पेसिफिकेशन को जानने के लिए हमें जैसे हर एक मटेरियल की स्पेसिफिकेशन पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं बिल्डिंग टाइल्स। अब हम बात करते हैं, अभी हमने टाइल्स के बारे में जिक्र नहीं किया। जो हमारी टाइल्स होती हैं, जो हमारी टाइल्स होती हैं, टाइल्स एक आर्किटेक्चरल मटेरियल है, आर्किटेक्चरल मटेरियल।
टाइल्स हमारा आर्किटेक्चरल मटेरियल है जो कि आपको बिल्डिंग को एक खूबसूरत रूप देने के लिए यूज किया जाता है। आपने देखा ही होगा कि आजकल घरों के बाहर पूरी बिल्डिंग पर ही पूरी की पूरी टाइल्स लगा दी जाती है। इससे हालांकि थोड़ा ये आपका इनिशियल कॉस्ट मेकिंग थोड़ा हाई है, पर ये एस्थेटिक रूप से एस्थेटिकली भी बेटर है, ठीक है, एस्थेटिकली भी बेटर है। दूसरा आपका ये बेटर इस तौर पे हो जाता है कि ये आपको नेचुरल फैक्टर से भी आपके बिल्डिंग को नेचुरल फैक्टर से भी बचाता है। नेचुरल फैक्टर्स यानी कि नेचुरल फैक्टर्स, अब ये सर नेचुरल फैक्टर्स क्या होता है? इन नेचुरल फैक्टर्स वो फैक्टर है जो कि आपके बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करते हैं, डेटोरिएट करते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा कि जैसे आप अभी बरसात के मौसम चल रही है तो बारिश होगी, फिर उसके बाद ठंडी आएगी, ठंडी के बाद समर आएगा, तो समर में आपने देखा ही होगा कि कंटिन्यूअसली रिपीटेडली साइकिल ये चलता रहता है। तो इस साइकिल की वजह से आपके घरों पे, जैसे आपने कभी मान लीजिए बाहर घर के दीवारों पे बाहर पेंट लगा दिया, तो वो पेंट फेड अप हो जाता है, उस पेंट का कलर उड़ जाता है, वो पेंट स्पेलिंग हो जाती है, एफ्लोरेसेंस हो जाते हैं, मतलब उसमें कि सोडियम अदर फैक्टर की वजह से वो सारे के मटेरियल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फ्लो अप हो जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए हम लोग आजकल मॉडर्न एरा में हम लोग टाइल्स का यूज कर रहे हैं, जो कि एस्थेटिकली भी बेटर है और आपके बिल्डिंग को बचाता भी है इन सारे नेचुरल फैक्टर से। आगे देखते हैं कि टाइल्स हमारे यूज कैसे कैसे किए जाते हैं, टाइल्स की टाइप्स क्या क्या है। देखिए टाइप्स ऑफ टाइल्स वॉल पे यूज की जाती है, सीलिंग पे, रूफिंग पे एंड फ्लोरिंग टाइल। फ्लोर यानी जो जमीन पे आप टाइल्स लगाते हैं, ठीक है, अमूमन तो जमीन पे ही आपने देखा होगा, पर आजकल तो एस्थेटिकली आपको मैंने बता ही दिया, एस्थेटिकली और नेचुरल फैक्टर की वजह से हम लोग उसको वॉल पे भी यूज कर रहे हैं, अब तो सीलिंग पे भी यूज कर रहे हैं। टोटली बिल्कुल मॉडर्न एरा में हम लोग आ गए हैं। अब आगे देखते हैं सिरामिक, टेराजो एंड पीवीसी, जैसे ये क्या है। अब ये टाइल्स को डिवाइड करने के लिए एक अलग क्राइटेरिया है कि टाइल्स बन ये ऑन द बेसिस ऑफ किसके, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मटेरियल, कि टाइल्स बना किन किन चीजों से है। जैसे ये देखिए, ये आपका सिरामिक टाइल, सिरामिक मटेरियल है, ठीक है, आगे हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये टेराजो है और ये पीवीसी टाइल्स है। टेराजो भी एक मटेरियल है जो कि लावा से बनता है या प्रीवियसली कोई मटेरियल से, जैसे प्रीवियसली कोई मटेरियल जो कि इग्नियस रॉक क्लासिफिकेशन जो होती है उस मटेरियल से मिल करके टेराजो बनता है। पीवीसी टाइल्स क्या है, आपने पीवीसी का नाम तो सुना ही होगा, पीवीसी पाइप सुना होगा, तो उसी मटेरियल से ये टाइल्स भी बनते हैं। विट्रीफाइल टाइल्स क्या होते हैं? विट्रीफाइल टाइल्स वो टाइल्स जो कि क्ले से बनाए जाते हैं, क्ले को हाई टेम्परेचर पर बर्न कर दिए जाते हैं, तो ये विट्रीफाइल टाइल्स बन जाते हैं। अब ये पेवर ब्लॉक है और इंटरलॉकिंग टाइल्स है। इंटरलॉकिंग टाइल्स और स्टैकिंग ऑफ ब्रिक्स एंड टाइल्स एट साइट, मतलब कि अब ये स्टैकिंग ऑफ ब्रिक्स एंड टाइल्स क्या है? स्टैकिंग मतलब कि हम लोग साइट पर, ऑन साइट कैसे हम लोग ब्रिक को डेकोरेट करके रखते हैं या टाइल्स को डेकोरेट करके रखते हैं, ताकि उस वो अगर आप देखिए, आप कहीं भी टाइल्स को या ब्रिक्स को स्टोर करेंगे तो ऐसा नहीं ना चाहेंगे कि वो हमारा साइट पर बहुत ज़्यादा स्पेस घेर ले। आप ये नहीं चाहेंगे ना कि अगर हमारा लेट से कि हमारा साइट इतना बड़ा है, ठीक है, आप ये सोचिए कि पूरा ये जगह ही आपका ब्रिक्स और मतलब ब्रिक्स और टाइल्स की स्टोरेज में ही चल जाए, तो मतलब हमारा आधा बिल्डिंग, इतने बिल्डिंग बन रही है, यानी कि वर्किंग स्पेस बचा ही नहीं, काम करने के लिए जब जगह ही नहीं बचेगा तो कैसे बिल्डिंग अच्छी बनेगी। तो हम उस चीज को इस चैप्टर में पढ़ेंगे, स्टैकिंग ऑफ ब्रिक्स एंड टाइल्स एट साइट। इसकी भी एक कोड है जो कि BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड दी। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है क्या। जो हमारा BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये वो हेड है जो कि हमें बताता है कि कैसे कैसे कोई एक बिल्डिंग को बनानी चाहिए। और ये आपका सिर्फ अभी तक नहीं, जब तक आप सिविल इंजीनियरिंग नहीं छोड़ोगे, जब तक आप सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में लगे रहोगे, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला, ये आपके साथ हमेशा रहेगा। आप जैसे देखिए, आपने देखा होगा कि हर एक साइट पर इंजीनियर होते हैं, तो अलग अलग इंजीनियर की अलग अलग टोपी भी होती है। आपने देखा होगा टोपी यानी कैप, आपने देखा होगा पीली टोपी होगी, ठीक है, आपने देखा होगा ये पीली टोपी होगी, आपने ये भी देखा होगा कि रेड टोपी भी होगी, तो उसकी भी एक कोडिंग होती है, क्राइटेरिया होती है, उसके अंदर भी एक BIS होता है। इसको आपको लास्ट चैप्टर मिसलेनियस में उसको आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं सीमेंट। तो हमारा सीमेंट वो एक टॉपिक है, आपको पढ़ना होगा, जो कि इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इससे आपका लगभग अगर आपका एग्जाम में 50 मार्क का पूछा जा रहा है
तो 50 मार्क्स में से 10 नंबर का अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर तो इसी से फंस जाएंगे, सीमेंट टॉपिक से, ठीक है। और जो आपका सीमेंट टॉपिक होने वाला है, सीमेंट टॉपिक आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर तक साथ नहीं देने वाला, ये आपको थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और आपका लास्ट 6 सेमेस्टर में भी काम देने वाला है। तो इसे आपको इस टॉपिक को मतलब इतने अच्छे ढंग से पढ़ना है ताकि आपको दोबारा इस टॉपिक को दोबारा मेहनत न करनी पड़े, डायरेक्ट आपको सीधे सीधे बस नेक्स्ट टॉपिक पे ऊपर बढ़ते चले जाना हो। अब सीमेंट है क्या? सीमेंट हमारा एक बाइंडिंग मटेरियल है। बाइंडिंग मटेरियल मतलब आपने देखा होगा कि जैसे ब्रिक्स, अब ब्रिक्स बनते हैं तो ब्रिक्स की मैसनरी की जाती है, यानी ब्रिक्स की चिनाई, जैसे दीवार हम लोग खड़ी करते हैं तो दीवार को खड़ी करने के लिए ब्रिक्स चाहिए और सीमेंटिंग मटेरियल चाहिए। पहले के समय में जब सीमेंट को इन्वेंट नहीं किया गया था तो उस समय हम लोग क्ले से चिपकाते थे ब्रिक्स को, एक ब्रिक के ऊपर क्ले लगाते थे, फिर उसके ऊपर एक ब्रिक की लेयर लगा देते थे, यानी उस समय हमारे पास सीमेंटिंग मटेरियल नहीं था। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका डेवलपमेंट हुआ, तो उसके बाद आपका लाइम आया। लाइम और सुर्खी आपने सुना होगा, सुर्खी नहीं सुना होगा तो लाइम तो जरूर सुना होगा। चूना, जिसको हम लोग CaOH का होल ट्वाइस भी कहते हैं, आपने इस चीज को इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम यानी कि बुझा चूना। उस समय हम लोग, जब हमारे पास सीमेंट नहीं आया हुआ था तो हम लोग बुझा चूना यानी कि स्लैग्ड लाइम का यूज करते थे। जो हमारा स्लैग्ड लाइम होता है, स्लैग्ड लाइम की भी धीरे धीरे कुछ न कुछ हम लोगों को डिसएडवांटेज मिलते गए। तो उसके बाद कुछ न कुछ साइंटिस्ट, रिसर्चर्स उन्होंने इन्वेंट किया, लाइम को ही यूज किया और उसको यूज करके, लाइम को यूज करके सीमेंट बना दिया। और वो साइंटिस्ट कोई और नहीं बल्कि जोसेफ आस्पर्डिन थे। जोसेफ आस्पर्डिन। आपको सीमेंट टॉपिक में इतना इंटरेस्ट आ जाएगा कि आपको अगर मन करेगा, जब भी आप इसको दूसरा टॉपिक अगर पढ़ने जाएंगे तो आपको दोबारा मन करेगा सीमेंट ही पड़ेगा, कि इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है, इसकी टॉपिक ही कुछ ऐसी है कि बार बार इसको पढ़ने का मन करेगा। आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन। सीमेंट में इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं, इसके रॉ मटेरियल। सीमेंट को बनाने के लिए या किसी भी मटेरियल को बनाने के लिए जाहिर सी बात है कि हमें रॉ मटेरियल की नीड होगी, और वो रॉ मटेरियल हम लोग कहीं ना कहीं से क्वेरी करके या कहीं ना कहीं लोकली अवेलेबल मटेरियल से मिला करके सीमेंट बनाते हैं। दूसरा, यहाँ पे है आपका वेरियस टाइप्स ऑफ सीमेंट, देयर यूजेस एंड टेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, आपने कभी ना कभी सोचा ही होगा कि कैसे एक नदी है, जैसे मान लीजिए कि आपने देखा ही होगा कोई नदी के बीचों बीच पुल बना दिया जाता है, कोई एक नदी के बीचों बीच पुल बना दिया जाता है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि उस पानी को कैसे रोक करके एक पिलर बना दिया जाता है? क्या सीमेंट बहने जाता होगा? जाहिर सी बात है कभी ना कभी तो सोचा होगा, और नहीं सोचा होगा तो आपको अब ये सोचने का समय आ गया है, क्योंकि आपने डिप्लोमा में सिविल इंजीनियरिंग में प्रवेश ले लिया है। तो जो आपका सीमेंट है, जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको पुल की ही बात की, अभी मान लीजिए जैसे कहीं भी लड़ाई होने वाला है, जैसे मान लीजिए कि इंडिया चाइना का वॉर होने वाला है, ठीक है, तो अगर और बीच में कभी ब्रिज आ गया, ब्रिज है और उन्होंने तोड़ दिया और हमें जाहिर सी बात है वहां जाना है, तो कैसे अपने टैंक को हम ले जाएंगे? तो वहां भी सीमेंट की यूज होगी, वहां भी तो सीमेंट की यूज होने वाली है। तो क्या आपको लगता है कि जो आपके घरों में सीमेंट यूज होती है वही सीमेंट आप बॉर्डर पे भी यूज करेंगे? क्या वही सीमेंट आप बहती नदी में भी यूज करेंगे? तो नहीं, हर एक जगह पर अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग स्पेसिफिकेशन है कि कैसे कैसे कहां कहां कौन कौन सा सीमेंट हम लोग यूज करने वाले हैं, कहां कहां हम लोग उसको प्रयोग में लाने वाले हैं। जैसे देखिए यहां पे लिखा है वेरियस टाइप्स ऑफ सीमेंट, यानी सीमेंट के टाइप्स, ठीक है, देयर यूजेस एंड टेस्टिंग। अब सीमेंट को भी जाहिर सी बात है कि सीमेंट को भी टेस्टिंग करेंगे, हर एक चीजों की टेस्टिंग होती है कि इस चीज को वहां यूज करना है या नहीं करना है। तो हम लोग सीमेंट की टेस्टिंग करते हैं। इसका एक फेमस टेस्ट है जो कि हर बार एग्जाम में, अगर मान लीजिए इस बार नहीं पूछा गया तो डेफिनेटली अगले साल पूछा जाएगा, या अगर हर साल पूछा जा रहा है तो अगर किसी बार अगर 2 मार्क्स का आ गया तो अगली बार हो सकता है वो 5 मार्क्स में आपसे पूछ ले, क्योंकि है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसमें भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एक विकाट एपरेटस। विकाट एपरेटस वो इंस्ट्रूमेंट है, वो एक मशीन है जिससे हम लोग सीमेंट की टेस्टिंग करते हैं, या कह लीजिए अगर और कोई टेस्ट नहीं करते हैं तो विकाट टेस्ट को कंपलसरी है यूज करना, कि हम लोग सीमेंट को टेस्ट करेंगे पहले विकाट एपरेटस से।
आगे देखते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। जैसे देखिए टाइप्स ऑफ सीमेंट है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एंड लो हीट सीमेंट। ये सारे जो आप ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट देख रहे हैं, ये वो सीमेंट है जो कि हम लोग ऑर्डिनरी अपने घरों पर यूज करते हैं, घरों में यूज करते हैं जैसे। और इसके भी टाइप्स हैं, आगे देख लेते हैं हम लोग। ओपीसी 33, ओपीसी 43 और ओपीसी 53। जो आप मार्केट में या अपने घरों के लिए यूज करते हैं, घरों में कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, वो ये सारे सीमेंट होते हैं। ओपीसी 33, 43, 53 ये तीन ही टाइप के होते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। सीमेंट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होंगी, कुछ ना कुछ उसके गुण होंगे। सीमेंट को यूज, जैसे सीमेंट, जाहिर सी बात है अगर हम सीमेंट करें तो क्यों यूज कर रहे हैं? सीमेंट को हम यूज ही इसलिए कर रहे हैं ताकि वो एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल को चिपका सके। यानी उसके अंदर एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल को चिपका रहा है और खुद भी तो चिपक रहा है, तो यानी उसके पास कोहेसिवनेस और एडेसिवनेस, ठीक है, उसके पास असंजक बल और असंजक बल दोनों है। तो सीमेंट हमारा क्या है? एक कोहेसिव मटेरियल है, मेनली माना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं टिम्बर एंड वुड बेस्ड प्रोडक्ट। टिम्बर एंड वुड बेस्ड प्रोडक्ट। अब हमारा टिम्बर क्या होता है? अब यहां से तो हमें ये समझ में आ रहा है कि वुड क्या होता है। वुड यानी कि आपने लकड़ी कभी ना कभी बचपन में पढ़ी होगी, ठीक है। आपने क्या क्रिकेट देखा होगा? क्रिकेट तो देखे ही होंगे आप लोग, मैक्सिमम लोग जो होते हैं, जो बॉयज होते हैं, मेनली तो बॉयज क्रिकेट के पीछे बिल्कुल पागल ही होते हैं। तो कभी ना कभी उन्होंने अगर कमेंट्री सुना होगा या कभी ना कभी पढ़ा होगा, तो जब भी कभी बोल्ड होता है एक बॉलर, कभी विकेट डायरेक्ट स्टंप उड़ा देता है, तो उसमें आपने कभी ना कभी देखा होगा कि कमेंट्री में आपने देखा होगा कि जब भी स्टंप गिरते हैं तो उसको टिम्बर बोल देते हैं। तो टिम्बर कहीं और से नहीं बल्कि लकड़ी से ही आया। टिम्बर मतलब लकड़ी, और इस चीज को ध्यान में देखते हुए वहां पर टिम्बर वर्ड यूज कर दिया जाता है। और वही टिम्बर ये है, टिम्बर यानी कि लकड़ी। टिम्बर भी लकड़ी, वुड भी लकड़ी। और टिम्बर को जब भी, जैसे देखिए, टिम्बर को हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, यानी लकड़ी को हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? पेड़ से प्राप्त करते हैं। अमूमन बोला जाता है कि उस पेड़ को काटिए जो कि सूखी हो। पर आज का मानव वो मानव है जो कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर दे रहा है, और वो हरे भरे पेड़ों को भी काट देता है। खैर वो हमारी डिस्कशन का पार्ट नहीं है, हमारे डिस्कशन का पार्ट हमारा सिलेबस है। तो आइए देखते हैं टिम्बर और वुड में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। जैसे देखिए कि आपका ये सॉरी, ये देखिए आपका जैसे कि पेड़ है, ठीक है, ठीक है, ये पेड़ है। तो इस पेड़ की आपको मैंने देखा, इस चीज को, आपने देखा कि इस चीज को मैंने सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार मैंने इसको बनाया है। तो इसकी जो ये क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन से आप भली भांति परिचित होंगे, ठीक है। ये जो आपका क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन, अगर इसकी डायामीटर अगर आपका 600 mm 600 mm से ज्यादा हो जाता है, यानी 60 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है, तो हम उसको, उस वुड को टिम्बर बोल देते हैं। उस वुड को हम लोग क्या बोलते हैं? टिम्बर। तो आपको बेसिकली समझ में आया कि टिम्बर और वुड का डिफरेंस क्या होता है। आगे देखते हैं कि हम टिम्बर और वुड टॉपिक में पढ़ने क्या वाले हैं। पहला हमारा टॉपिक होने वाला है आइडेंटिफिकेशन एंड यूजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिम्बर, यानी कि पेड़ को पहचाना, यानी सॉरी लकड़ी को पहचाना, टिम्बर को पहचाना और उसको डिफरेंट डिफरेंट जगह पर यूज करना। जैसे जैसे आपने देखा होगा कि आप जिस डेस्क पर बैठ के पढ़ रहे हैं, वो डेस्क भी मेनली फर्नीचर की बनी होगी, और वो फर्नीचर कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है? वो प्राप्त किया जाता है टिम्बर से, ठीक है। और आपके घरों के दरवाजे होंगे, घरों की खिड़कियां होंगी, लाइब्रेरी होंगे, उसमें भी मेनली टिम्बर का ही यूज किया जाता है। तो हर जगह अलग अलग विशेषताएं होती हैं लकड़ी की या टिम्बर की। जैसे यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ ट्री, जैसे टीक, देवदार, शीशम, साल, मैंगो, कैल, चीर, फीर, होलॉक, चैम्प, ये है हमारे टिम्बर के टाइप्स, जो कि बताते हैं कि इन और इनकी अलग अलग क्राइटेरिया हैं कि इनको कहाँ कहाँ यूज करना है, ठीक है। तो इनको यूज करने के लिए इनकी अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। आगे देखते हैं मार्केट फॉर्म्स ऑफ कन्वर्टेड टिम्बर एज पर 20 कोड। 20 वही 20 जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता था, ठीक है, मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं
कि ये मार्केट फॉर्म्स क्या है। अब मार्केट फॉर्म्स मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि अब रेडीमेड डोर बिल्कुल आ जाते हैं, जैसे कि आपने माइका सुना होगा, कि प्लाईवुड सुना होगा, माइका सुना होगा। प्लाईवुड के और माइके के दरवाजे आजकल तो मार्केट में ऐसे चल पड़े हैं जैसे कि पुराने दरवाजों को, लोहे के दरवाजों को उसने रिप्लेस ही कर दिया हो। तो वो कहाँ से मार्केट फॉर्म, वो क्या है, टिम्बर का एक मार्केट फॉर्म है, जैसे कि हमें उसको दोबारा बनाना ना पड़े, वो डायरेक्टली अवेलेबल हो, बस लाइए और घर पे उसको या जहाँ पे उसको यूज करना हो उसको वहां पर फिट कर दीजिए। ये हो गया उसका मार्केट फॉर्म। अब सीजनिंग ऑफ टिम्बर क्या है। सीजनिंग ऑफ टिम्बर वो टॉपिक है, इसमें हम ये पढ़ते हैं कि जैसे आप हरे, जैसे मैंने आपको बताया कि इंसान वो ऐसा मानव बन चुका है कि जो कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो कुछ भी अपनी मनमानी हरकतें कर रहा है। बोला तो जाता है कि सूखे पेड़ों को काटी, पर वो हरे भरे पेड़ों को काट देता है। हालांकि जो हमारे हरे भरे पेड़ होते हैं उसमें कुछ ना कुछ आपने देखा होगा कि कभी ना कभी किसी पेड़ पे आपने कट मार दिया, चीरा मार दिया, उसमें कोई ना कोई लिक्विड बहती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैप, एस, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैप, SAP। उस लिक्विड को बोलते हैं, चिपचिपा होता है वो बिल्कुल। उस सैप को सुखाने के लिए, क्योंकि हम लोग टिम्बर को यूज करते हैं सुखा करके, अगर गीला पेड़ को भी काट दिया तो धूप में जल्दी उसको सुखा देते हैं, ठीक, उसकी सीजनिंग, उसको सुखाने के लिए, इस सैप को सुखाने के लिए अलग अलग हमारे प्रोसेस हैं, ठीक है। मेथड ऑफ सीजनिंग एज पर बिस्कुट, ये भी किसने बोला, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने बोला, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल टिम्बर, यानी कि टिम्बर की भी गुणवत्ता हमें परखनी होगी ना। अब जैसे कि अगर किसी भी पुल को हमें, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा रेलवे, रेलवे में आपने देखा होगा कि जब रेल चलती है, ठीक है, जो हमारी रेल्स होती हैं, ये हमारी, सॉरी, ये हमारी रेल्स हैं, ठीक है, ये हमारी रेल्स हैं। तो इसके नीचे आपने देखा होगा ये पटरियां, इसको बोलते हैं, जिसको ये हिस्सा जो है इसको स्लीपर बोलते हैं। ये स्लीपर पहले कभी ना कभी आपने देखा ही होगा, अगर मेनली तो पुराने जगह पे यूज किया जाता था। ये इस चीज को स्लीपर बोलते हैं। स्लीपर पहले वुड की बनाई जाती थी, अब तो कंक्रीट ने इसको रिप्लेस कर दिया है। स्लीपर पहले वुड की बनाई जाती थी। और क्या आपको लगता है कि जो आप अपने फर्नीचर, जिस डेस्क पे बैठ के पढ़ रहे होंगे या जिस फर्नीचर से आपका डोर बना होगा, क्या उससे स्लीपर बनाया जा सकता है? वो तो जो हमारा ट्रेन होती हैं वो तो मिलियन टन्स ऑफ लोड लेकर के रन कर रही होती हैं, वो जो कि स्टैटिक लोड भी नहीं है, वो एक रनिंग लोड है, एक मूविंग लोड है। तो उसको बियर करने के लिए क्या आपकी जो होममेड, जो आपके घरों पे लकड़ियां होती है वो यूज कर ली जाएंगी? नहीं, उसके लिए भी एक अलग अलग क्राइटेरिया है। तो वो क्राइटेरिया हम लोग को किसने बताया? उस क्राइटेरिया को हमें बताया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 20 ने। आगे बात करते हैं डिफेक्ट्स इन टिम्बर्स, डिके इन टिम्बर, यानी कि हमारे जो टिम्बर होते हैं, टिम्बर में भी आपने देखा ही होगा कभी कभी टिम्बर में जो लकड़ियां होती हैं उसमें काले काले धब्बे, या उसमें एक होल बन जाता है ऑटोमेटिकली, कुछ ना कुछ कीड़े उसमें लग जाते हैं, या कुछ ना कुछ नेचुरल फैक्टर की वजह से वो क्या होता है, डिटोरिएट हो जाता है, खराब हो जाता है। तो वो जो डिफेक्ट्स होता है टिम्बर में, उस डिफेक्ट्स के बारे में हमें पढ़ना है, और जाहिर सी बात है डिफेक्ट्स आए तो उसको ट्रीट भी तो करना है, ठीक भी तो करना है। आगे देखते हैं हमारा, देखिए यहाँ पे बोला है प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर एंड मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी कि हम लोग टिम्बर को प्रिजर्व करेंगे, बचाएंगे, कैसे बचाएंगे, उसके उस चीजों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा है अदर वुड बेस्ड प्रोडक्ट, वुड बेस्ड अदर प्रोडक्ट, जैसे कि हमारे जो लकड़ियां होती हैं, उन लकड़ियों से हम लोग अलग अलग क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो उन स्ट्रक्चर को जो बनाने के लिए जो क्राइटेरिया होती है, उस चीज को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने, बहुत ही आपने देखा हो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे अभी आपने शुरुआत में देखा कि स्टोन आ रहा है, फिर ब्रिक आ रहा है, फिर उसके बाद सीमेंट आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो जो आप अपने आसपास कभी ना कभी देखा होगा, उस चीज को आप यहाँ पे फील करने वाले हो, बिल्कुल अच्छे ढंग से उसको देखने वाले हो। तो यहाँ पे देखिए ये चीज है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड यूजेस, जैसे लेमिनेटेड बोर्ड। अब लेमिनेटेड बोर्ड क्या होता है, जैसे मैंने अभी माइका के बारे में डिस्कस किया, जो हमारा माइका होता है, माइका जैसे कि एक डोर है, जैसे डिस्कस करें, ये डोर है मान लीजिए, ठीक है, ये डोर है। तो आपने देखा होगा कि डोर को प्लेन बनाने का काम कौन करता है? जैसे आपने देखा होगा जो डोर होती है उसको प्लेन बनाता है माइका। माइका एक एस्थेटिक रूप देता है, एक माइका क्या करता है, एक एस्थेटिक रूप देता है यहाँ पर डोर को। डोर क्या करता है, एक एस्थेटिकली रूप देता है। आगे देखते हैं, ठीक है, फाइबर बोर्ड, हार्ड बोर्ड,
सनमाइका, प्लाईवुड, ये जो सनमाइका मैंने नाम लिया उस माइका को मेनली ये जो मैंने यहाँ पर पार्टिकल बोर्ड बोला, पार्टिकल बोर्ड ही एक तरह से एक टाइप का सनमाइका ही होता है, ठीक है। और आगे देखते हैं वीनर्स। वीनर्स क्या होते हैं? वीनर्स वीनर्स होते हैं आपकी लकड़ियों से ही काट करके पतले पतले छल्ले टाइप के बना दिए जाते हैं, और वो जो प्लाईवुड होता है, प्लाईवुड एक्चुअली वो वीनर से ही बनाया जाता है, एक एक लेयर को जोड़ जोड़ के। आगे देखते हैं स्टडी ऑफ द ब्रांड नेम। जैसे कि आपने देखा होगा जो प्लाईवुड आप मार्केट से खरीद के लाते हैं उस पर ब्रांड नेम लिखा होगा, तो उस ब्रांड नेम को भी किसने क्लासीफाई किया? उसको क्लासीफाई किया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने। उसको क्लासिफाई किसने किया? उसको क्लासिफाई किया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने, ठीक है। आगे देखते हैं पेंट्स एंड वार्निश। तो फ्रेंड्स जब भी आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि आजकल हम लोग प्लास्टर करा, जैसे बिल्डिंग बनी, वॉल बना, वॉल को हमने किया प्लास्टर, तो प्लास्टर के बाद हम लोग और उसको एक एस्थेटिक रूप देने के लिए, एक सुंदर रूप देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पेंट्स करते हैं, वार्निश करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये जो लिखा हुआ है वार्निश एक रेड कलर से लिखा हुआ है, ये ब्लैक कलर से लिखा हुआ, तो कलर फॉर्म जो हम लोग यूज करते हैं उसकी थिकनेस, जो थिकनेस होती है उस थिकनेस को भी क्राइटेरिया किया है। उस थिकनेस को किसने क्राइटेरिया किया है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने किया है। उसकी थिकनेस जो होती है, आइए देखते हैं, 600 सॉरी वो आपकी होती है 60 माइक्रोन, 60 माइक्रोन से लेकर के 90 माइक्रोन, ठीक है। 60 माइक्रोन से लेकर के 90 माइक्रोन तक उसकी थिकनेस होती है। वो थिकनेस क्या करती है? हमें एक तो देखिए सुंदर रूप देती है, एस्थेटिक रूप देती है, दूसरा नेचुरल फैक्टर से यानी कि प्राकृतिक शक्तियों से या प्राकृतिक फैक्टर से लड़ने की क्षमता देती है। आगे देखते हैं टाइप्स एंड इंग्रेडिएंट्स, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ऑयल पेंट्स। जो हमारे ये ऑयल पेंट्स क्या है? ऑयल यानी कि किसी भी पेंट में हम लोग ऑयल मिलाते हैं, तो जो ऑयल बेस्ड पेंट होती हैं वो बहुत ही स्ट्रेंथफुल होती हैं, वो हर जगह प्रॉपरली उसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं कवरिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस पेंट। जो भी हमारे पेंट्स होते हैं उसको, जैसे कि आप मान, जैसे ये हम लिख रहे, जैसे देखिए, जैसे मैंने इसकी थिकनेस बढ़ा दी पेन की, तो ये देखिए पेन इतना मोटा चल रहा है, ठीक, और इस पेन की थिकनेस मैंने इतनी कर दी, ये देखिए इतना 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 पतला चल रहा है, ठीक है, इतना पतला चल रहा है। आगे देखते हैं, और इसकी थिकनेस ऐसे कर दी, इसका इतना पतला चल रहा है, तो ये है क्या? ये क्या है? ये है कवरिंग कैपेसिटी ऑफ पेंट। यानी कि जब भी हम जो पेंट बनाते हैं ये हम लोग टोटली, ये मैन मेड होती है, कुछ नेचुरल भी होती है, पर नेचुरल इतनी मार्केट में अवेलेबल, या नेचुरली हमें इतनी अवेलेबल मिली ही नहीं कि हर जगह हम लोग उसको यूज कर सकें। ये मैन मेड होती हैं, जिस कलर में हम चाहें, जितना चाहें वो हम बना सकते हैं। उसको हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे? इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पेंट्स एंड वार्निश में। देखा फ्रेंड्स, कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो आपको इस चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को बहुत ही मन लगा के पढ़ना होगा, ताकि आप अपने सेमेस्टर में बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन कर सकें। तो फ्रेंड्स, आपका जो ये सब्जेक्ट होने वाला है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये वो इजीली स्कोरेबल सब्जेक्ट है कि अगर आपने इसको एक बार क्लास में पढ़ लिया, नोट्स बना लिया और एक बार 1 बाय 1 गो थ्रू कर लिया, तो आपके नंबर इजीली, आसानी से आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं टाइप्स, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ वार्निश। अब वार्निश क्या होता है? मैंने पेंट्स की बात कर ली, वार्निश की बात ही नहीं की, ये तो गलत बात हो गई ना, तो वार्निश की भी बात करनी होगी। तो जो हमारा वार्निश होता है, वार्निश हम लोग वुड पे करते हैं। जैसे आपने देखा हो कभी ना कभी, कोई ना कोई वुड जो होता है उसे पेंट नहीं होता है, पर वो है तो बाहर से दिखने पे भी लकड़ी लगता है, उसे पेंट नहीं करते हैं, वो बिल्कुल चमकता हुआ रहता है। तो वो नेचुरल फॉर्म ऑफ वुड नहीं है, मतलब वो डायरेक्ट पेड़ से काटा हुआ वो फॉर्म नहीं है, उस पर हम लोग वार्निश पेंट करते हैं, वार्निश हम लोग लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, ताकि वो एक एस्थेटिकली हमें कलर दे सके और वो सुंदर दिखाया जा सके। उसको सिर्फ और सिर्फ वुड पे ही यूज करते हैं वार्निश को। पेंट्स को हम लोग वुड पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, पेंट्स को हम लोग वुड पे भी यूज कर सकते हैं, मेटल पे भी यूज कर सकते हैं, वॉल्स पे भी यूज कर सकते हैं। आप जहां जहां आप सोच सकते हैं वहां वहां आप इसको यूज कर सकते हैं, पर वार्निश सिर्फ और सिर्फ वुड पे या टिम्बर पे ही यूज होगा, ठीक है, ठीक। आगे देखते हैं मेटल्स। बिना मेटल्स के कुछ भी बनाना असंभव सा है, ठीक है, बनाना असंभव सा है। जैसे कि आप भी कोई भी स्ट्रक्चर देते हैं तो उसको मोल्ड करते हैं, सांचे में ढालते हैं। जैसे कि आप कंक्रीट लाएं,
तो उस कंक्रीट को भी एक प्रॉपर शेप देने के लिए आपको स्टील मोल्ड की जरूरत पड़ेगी। हालांकि वुड मोल्ड भी है, पर वुड मोल्ड खराब हो जाते हैं, इजीली खराब हो जाते हैं, पर मेटल सालों साल चलते हैं। अगर एक बार इसको आपने फॉर्म कर दिया तो वो आपका लॉन्ग लाइफ चलता रहता है, एक तरह से उसकी कोई इनफाइनाइट टाइम के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, कह सकते हैं इस चीज को। ठीक है, अब देखिए फेरस मेटल। अब फेरस मेटल क्या होता है? वो मेटल जो कि आयरन बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, अब इसके कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, ठीक है, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और HYSD स्टील। ठीक है, आगे देखते हैं कॉमर्शियल फॉर्म ऑफ फेरस मेटल्स, एल्यूमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील। तो कॉमर्शियल फॉर्म ऑफ फेरस मेटल्स। अब कॉमर्शियल फॉर्म्स क्या होता है? जैसे भी कोई भी मेटल होती है कॉमर्शियल, जैसे कि आप अगर आपको हथौड़ा आपको यूज है, तो क्या आप हथौड़ा यानी हैमर क्या अपने घर पे बना लेंगे? नहीं ना। तो उस चीज को बनाने के लिए आपको मील्स की जरूरत पड़ेगी, फैक्ट्रीज की जरूरत पड़ेगी, तो वो डायरेक्ट बनी बनाई रेडीमेड आती है मार्केट में, तो उसी को बोलते हैं कॉमर्शियल फॉर्म ऑफ फेरस। आगे देख सॉरी से फेरस मेटल। आगे देखिए एल्यूमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील। अब हम लोग, हमारे पास जब ये फेरस मेटल था, तो हम लोगों ने एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील का यूज ही क्यों किया? तो एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील का यूज हम लोग इसलिए करते हैं ताकि ये हमें कोरोजन फ्री एक माहौल बनाकर दे, कोरोजन फ्री एक स्ट्रक्चर बना करके दे। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा लास्ट चैप्टर होने वाला है मिसलेनियस मटेरियल। अब इसमें मिसलेनियस मटेरियल वो मटेरियल है जिसमें अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो हमारा सैप मटेरियल होता है, सैप और पीवीसी मटेरियल। अभी सेकंड चैप्टर मैंने डिस्कस किया था पीवीसी मटेरियल के बारे में। तो वो पीवीसी आपको इस चैप्टर में मिलेगा मिसलेनियस मटेरियल में। तो मिसलेनियस मटेरियल वो मटेरियल है जो सारे चैप्टर जो अभी आपने पिछले 6 चैप्टर देखे, उन सारे सब्जेक्ट का सारे चैप्टर्स का क्या है? एक कॉमन पार्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये प्लास्टिक के भी कई फॉर्म्स होते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है आपका फाइबर शीट्स एंड देयर साइज एंड यूजेस। ठीक है, फाइबर शीट को देखेंगे। तीसरा होने वाला है टाइप्स एंड यूजेस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर साउंड एंड थर्मल इंसुलेशन। जैसे कि आपने देखा होगा घर में अब नॉनस्टिक कुकर, नॉनस्टिक तवा आने लगे हैं, तो उसके पास हैंडल लगे होते हैं। तो वो जो हैंडल होते हैं, वो हैंडल किसी न किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के बने होते हैं। ठीक है, तो वो जैसे आपने एक मटेरियल सुना होगा टेफ्लॉन के बारे में, तो टेफ्लॉन, सिर्फ टेफ्लॉन ही मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कई सारे मटेरियल हैं। उस मटेरियल को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि हम लोग अपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज करेंगे, जैसे कि साउंड प्रूफिंग के लिए, हीट प्रूफिंग के लिए। मेनली हम लोग साउंड प्रूफिंग के लिए यूज करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में आपको साउंड प्रूफिंग मटेरियल इजिली अवेलेबल, या उसको हमारी नीड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं कंस्ट्रक्शन केमिकल्स लाइक वाटर प्रूफिंग कंपाउंड्स एंड एपॉक्सीज पॉलीमर्स। ठीक है, अब ये चीजें क्या है? ये वो चीजें हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो सीमेंट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें मैंने बोला था कि सीमेंट भी कई प्रकार के होते हैं, और उसको हम लोग अपनी नीड के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से हम लोग उसको अपने नीड के हिसाब से उसको हम लोग शेप देते हैं और एक उसको बनाते हैं, और उसको यूज करने के लिए एपॉक्सी पॉलीमर्स, और एक चीज यहाँ मिस हो रही है, उसको बोलते हैं हम लोग एडमिक्सचर। एडमिक्सचर वो मटेरियल है जिससे कि हम लोग सीमेंट की प्रॉपर्टी में चेंजेस लाते हैं। जैसे कि अगर हमें उस सीमेंट को ठंडे जगहों पे यूज करना है, गर्म जगहों पे यूज करना है, रनिंग वाटर में यूज करना है, और सल्फेट अफेक्टेड एरिया में यूज करना है, तो उसके लिए हम लोग एडमिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं और एपॉक्सी का इस्तेमाल करते हैं। पॉलीमर्स उसकी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करता है, बल्कि क्वांटिटी को बढ़ाता या घटाता है। ठीक है, और उसका एक वाटर प्रूफिंग, टर्माइट प्रूफिंग, फायर रेजिस्टेंस, मटेरियल टाइप्स एंड यूजेस। अब वाटर प्रूफिंग तो आप समझ गए होंगे, वाटर प्रूफिंग का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, अब तो वाटर प्रूफिंग मोबाइल भी आ गए मार्केट में। ठीक है, अब टर्माइट प्रूफिंग क्या होता है? तो टर्माइट प्रूफिंग मतलब आपने सुना होगा कि दीमक लग जाते हैं लकड़ियों में, अक्सर दीमक लग जाते हैं। अब तो रेनी सीजन भी आ गया, बरसात का भी मौसम आ गया है, तो उसमें भी दीमक का इफेक्ट ज़्यादा दिखने लगता है। तो उससे भी बचने के लिए हम लोग टर्माइट प्रूफिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, फायर रेजिस्टेंस मटेरियल यूज़ करते हैं। अब इस चीज़ को क्या क्या मटेरियल होता है हम लोग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं मटेरियल्स यूज्ड इन इंटीरियर डेकोरेशन वर्क्स लाइक पीओपी, मेथड्स ऑफ डूइंग पीओपी, पीवीसी पैनलिंग। अब पीओपी क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, और इसको हम लोग डेकोरेशन वर्क के लिए यूज करते हैं। जैसे आपने पुट्टी सुना होगा, तो पुट्टी जो होती है पीओपी की ही एक कन्वर्टेड फॉर्म है, एक बदलती हुई फॉर्म है। क्या? पीओपी। ठीक है, पुट्टी। और मेथड ऑफ डूइंग पीओपी यानी पीओपी करने के तरीके, पीओपी यूज करने लगाने के तरीके, और पीवीसी पैनलिंग, पॉलीविनाइल क्लोराइड पैनलिंग। अब ये पैनलिंग क्या है? जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल जो विंडोज बनती हैं, तो विंडोज में भी ग्लास लगा दिए जाते हैं, शीशे लगा दिए जाते हैं, तो उन शीशों की रिप्लेसमेंट, क्योंकि शीशे थोड़े महंगे आते हैं और वो थोड़ी डेलिकेट मटेरियल होती है, इजिली उनको टूटने का खतरा रहता है, उसकी जगह हम लोग रिप्लेस कर दिया पीवीसी से। ठीक है, और हमारा सिलेबस यहाँ पे खत्म होता है। और एक चीज ये लिखा हुआ है,
एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ फील्ड विजिट में बी प्लान्ड टू एक्सप्लेन एंड शो द रेलेवेंट थिंग्स। आपकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल सिर्फ और सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, आपको एक बार साइट विजिट भी करना होगा ताकि आप लोग एक वर्चुअल फॉर्म में ही नहीं बल्कि आप एक नेचुरल फॉर्म में भी उस चीज़ों को देख सकें, सीख सकें। तो आज की इस क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू। और हमारा एक डिज़ाइन कोर्स है जो कि आपको हेल्प करने वाला है, वो आपका डिजाइन कोर्स है 1299 का, जो कि आपको हेल्प करने वाला है, मदद करने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर को और सेकंड सेमेस्टर को आपके रास्ते को इजी बनाने के लिए, ताकि आप अपने सेमेस्टर में एक अच्छा स्कोर कर सकें, अपने क्लास में टॉप कर सकें। तो ठीक है, बने रहिए रेसवा के साथ। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।